Hello and welcome to Center for Emission. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss a very important topic, that is Sabarimala issue and their controversy. हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिबेट में है। तो इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एज सच डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा इससे कोई क्वेश्चन, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट है, वो पूछ लेगा। तो हम इसको देखते हैं थोड़ा कि जैसे मान लीजिए कि GS1 में अगर बात करें तो सोसाइटी टॉपिक में इसका क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, जेंडर इक्वालिटी से, वुमेन एम्पावरमेंट से। GS2 में बात करें तो हमारा जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 एंड 26 में एक डिबेट का इशू बन जाता है। और देन GS4 में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक इथिकल डिलेमा का यहाँ से टॉपिक भी निकल के आ जाता है कि इथिकल डिलेमा और जुडिशरी के पास है कि व्हाट शुड वी डू, मतलब इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल राइट और द रिलीजियस राइट। सो वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द पैरामीटर ऑफ दिस टॉपिक. Before discussion, we will see a context of the topic. Context क्या है कि न्यूज़ में है, और दूसरा हम देखेंगे सबरीमाला इशू है क्या है, सबरीमाला इशू है क्या है। सबरीमाला टेम्पल की लोकेशन दैट इज़ इन केरला। केरला में पेरिया टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता, तो इसकी लोकेशन है। और बैकग्राउंड ऑफ द इशू हम देखेंगे कि इसका 1965 से लेके 1991 में एक केस आया, उसके बाद 16 में आया, 18 में आया, देन ये अभी एक 9 जज की बेंच बनी, उसने वो उस पर इशू चल रहा है। तो फिर हम देखेंगे इसके आर्गूमेंट इन फेवर, आर्गूमेंट अपोजिशन, वुमेन को राइट होना चाहिए टू एंट्री इन द टेम्पल। देन आर्टिकल रिलेटेड है इससे जो पीटी में खासकर पूछ सकता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 17 एंड 21। ये आर्टिकल सारे अपने फंडामेंटल राइट में हैं। तो इनका जैसे पीटी में अगर पूछेगा तो आर्टिकल 25 और 26 से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करा देगा और वहाँ से कोई स्टेटमेंट पास कर देगा, या फिर मान लीजिए आर्टिकल 21 के साथ कोई रिलीजियस फ्रीडम जोड़ देगा, तो वहाँ से कोई कॉन्ट्रास्ट कराने के बाद क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर एक मेंस का क्वेश्चन है, जो मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक हम देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से, जैसे जेंडर जस्टिस एक टेम्पल है, एंट्री मूवमेंट है हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं 1927 में, तो उससे भी अगर थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं इसका। सेम वैसा ही इशू है कि वीमेन शैल बी अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल और नॉट। GS2 की अगर बात करें तो देखो GS2 में अपना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल राइट वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम से यहाँ से एक टॉपिक बन जाता है, जो इससे रिव्यू बन जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में 9 जज की बेंच है वो इससे पहले भी 5 बेंच ने डिसीजन दिया था। अब ये 9 जज की बेंच है अंडर द आर्टिकल 129 को, इस सुप्रीम कोर्ट इज एल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो वहाँ से एक जुडिशियल रिव्यू का भी यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देन डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी का भी हम पढ़ना चाहें तो यहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी मुझे लगता है कि असेंशियल है कि हम रिलीजियस राइट ऑफ द कॉमन सोसाइटी, होल सोसाइटी का रिलीजियस टाइप को फेवर दें एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द सेंस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि वी शैल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेदर देन द सोशल मोरालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए रेदर देन द सोशल मोरालिटी। फिर GS4 में वही मोरल डिलेमा, इथिकल डिलेमा, जेंडर इक्वलिटी वर्सेस मोरल वैल्यूज़। देन जॉन रॉल का जस्टिस एज ए फेयरनेस हम यहाँ से एक ऐसे में भी निकाल सकते हैं, जॉन रॉल का जस्टिस एज ए फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। गांधी का एक कोटेशन भी, एक रिफॉर्म विद इन द ट्रेडिशन है जो हमारे कस्टम है, उनमें एक रिफॉर्म होना चाहिए। तो हम इसको पहले देखते हैं। सबरीमाला टेम्पल है जो केरला में विद इन पेरिया टाइगर रिजर्व है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पीटी में वनडे एग्जाम में कहीं पे पूछ लेता है कि वेयर इज़ द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड, तो पेरिया टाइगर रिजर्व में है, और पेरिया टाइगर रिजर्व दैट इज़ इन केरला। अब देखो ये इसलिए एकदम से न्यूज़ में आ गया कि जो हमारी जस्टिस हैं वीवी रंगनाथा, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा, जब हियरिंग चल रही थी, डिबेट चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि जो हम एंट्री नहीं दे रहे हैं वुमेन को टेम्पल में,
दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? वायलेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो इनका कहना है कि एज पर द ट्रेडिशन नॉर्म्स ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के जो हमारे नॉर्म बनाए गए हैं कि वहाँ पर कोई भी वुमेन 10 ईयर से लेके 50 ईयर तक एंट्री नहीं कर सकती है। 10 ईयर से लेके 50 ईयर तक कोई भी वुमेन एंट्री नहीं करती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो हमारे डाइटी हैं लॉर्ड अयप्पा वो सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य हैं, तो इन दिस पीरियड में मेंस्ट्रुएशन पीरियड महिलाओं का होता है, तो दे आर नॉट सैक्रिड, उन्हें पवित्र नहीं माना जाता है। तो इनका इसी स्टेटमेंट को लेके कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महिला विद इन 1 मंथ, 1 महीने में 3 दिन सैक्रिड नहीं और चौथे दिन अचानक से वही पवित्र मानी जाती है। तो इन्होंने इस पर ही कहा था कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। तो इन्होंने कहा था स्पीकिंग एज ए वुमेन, मैं एक महिला हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि जो हम महिलाओं को हमने बैन कर रखा है टू एंटर इन द टेम्पल, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इशू में आ गया। तो हम यहाँ से बहुत सारे इशू, डिबेट, डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। तो ये 9 जज की बेंच है, उसमें उनमें से ये जस्टिस वी नागरत्ना भी एक है। उनमें से आगे हम देखते हैं क्या है। तो पहले हम समझते हैं इसका थोड़ा सा। तो मैंने कहा जस्टिस वी नागरत्ना ने कहा कि वायलेशन ऑफ द स्टेटेड वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 17 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हम कम करें, छुआछूत को बढ़ावा ना दें। तो ये एक वायलेशन है, और एक उन्होंने कहा कि एक तरीके से क्राइम भी है महिलाओं के ऊपर। बैकग्राउंड ऑफ द टाइमलाइन की अगर हम बात करें, इसको पहले से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सबरीमाला के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो इशू जो क्रिएट हो रहे हैं आजकल जो इशू क्रिएट हो रहे हैं, उस इशू का बैकग्राउंड क्या है, टाइमलाइन क्या है। तो एज ए कस्टम बात करें, जो केरला में कस्टम है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया था 1965 में। प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप, एक मिनट, प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप एक्ट 1965। ये एक्ट क्या कहता है? प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप एक्ट ये कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशन है एज पर द टेम्पल डाइटी, जो हमारे लॉर्ड अयप्पा है, उनके अनुसार हमारे जो ट्रेडिशन है कि वहाँ पे कोई भी महिला जिसकी एज 10 से 50 साल के बीच में है, वो महिला अलाउड नहीं है टेम्पल में सेक्ट्रोसेंक्टम में जाने के लिए। तो ये एक्ट बना दिया केरला गवर्नमेंट ने, प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप एक्ट 1965 में। तो इसने कहा कि कोई भी महिला विद इन 10 to 50 ईयर है वो टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्ट टेम्पल को, या फिर कह सकते हैं कॉमन सोसाइटी को प्रिविलेज देता है, एक मतलब सर्टेन सोसाइटी को प्रिविलेज देता है कि महिलाओं को बार किया जाए टेम्पल में एंट्री करने से। तो इसी केस को लेते हुए एक 1991 में केरला हाई कोर्ट में ये केस इसको लेते हुए पहुंचा एस महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ ट्रावनकोर। उसमें ये केस की सुनवाई की गई 1991 में। तो इस केस की सुनवाई की गई, तो केस ने इस बेंच बनी। बेंच के बाद जब ये सुना गया एस महेंद्रन केस, तो उसमें जो हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अगर बार किया गया, बैन किया गया टू एंटर इन द टेम्पल, तो इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन ऑफ द वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिफाइड बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम एंड प्रैक्टिस। तो हाई कोर्ट ने ये कहा 1991 में कि हमारे कस्टम है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम है, तो ये उनका फंडामेंटल राइट का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। सो कोई भी आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का कोई भी ये वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 14 टॉक अबाउट द राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। तो हाई कोर्ट ने ये सीधा अपना वर्डिक्ट दे दिया कि महिलाओं को अगर हमने बार किया है, एक्सक्लूड किया है टू एंटर इन द टेम्पल, तो इसमें कोई भी उनका फंडामेंटल राइट
आर्टिकल 14 या आर्टिकल 25 किसी का कोई वायलेशन नहीं होता है। यहाँ से ये केस चलता गया। फिर उसके बाद ये आता है कि 1991 के बाद एक इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, जो एक महिला, स्पेशली इसमें महिलाएं थी, तो इनको थोड़ा सा अजीब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट लगा, तो इन लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पिटीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस 3-4 साल चला। तो 17-18 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आता है। 5 जज बेंच बनाई गई, 5 जज बेंच बनी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट आया रिगार्डिंग द आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25। सुप्रीम कोर्ट को ये जो मेन इशू थे, आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं है, देन आर्टिकल 25 का वायलेशन है या नहीं है, देन आर्टिकल 17 का वायलेशन है कि नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट के पास एक और था कि केरला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहा कि हिंदू से रिलेटेड है, 1965, इसको भी रिव्यू करना था सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये वायलेशन करता है या नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, जो महिलाओं को एक्सक्लूड किया गया है टेम्पल में एंट्री करने से, वो वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट का, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, वो उनके आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है एंड आर्टिकल 17 का भी वायलेशन है। तो इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो महिलाओं को दिए गए, स्पेशली फंडामेंटल राइट, उनके अगेंस्ट है। तो वी शुड अलाउ द वुमेन टू एंटर इन द सेंट्रम ऑफ द टेम्पल। तो हमें महिलाओं को टेम्पल के गर्भगृह में एंटर करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। इसमें 5 जज की बेंच थी, उसमें से 4/1 का आया था। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जज जो लोग थे वो फेवर में थे और एक थे इंदु मल्होत्रा, वो इनके अपोजिशन में थी। तो मेजॉरिटी का ओपिनियन क्या था, जो मैंने बताया, यस इट इज़ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन, जो 10 to 50 ईयर के बीच में है, उनका वायलेशन है। और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड अप्पे डिडंट फॉर्म अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डिवोटी हम हिंदू रिलीजन में हैं, उनमें से लॉर्ड अयप्पा भी उनसे कोई डिफरेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक था कि लॉर्ड अयप्पा इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देन कस्टम वाज नॉट असेंशियल टू रिलीजियस प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कस्टम या ट्रेडिशन रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है। रिलीजियस एज पर द सिचुएशन और टाइम, हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन चेंज होते रहते हैं। तो अब ये आर्टिकल 15 जो कहता है रिगार्डिंग द वुमेन राइट, उनमें DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 15 का और वायलेशन है। तो यहाँ से क्या है, 14 हो गया, 15 हो गया, देन हमारा 17 हो गया, देन आर्टिकल 25 हो गया। तो ये 4 आर्टिकल, देन 21 हो गया। ये 4 से 5 आर्टिकल है, ये एम्बिट में, इसके एम्बिट में है। तो अगर PT में क्वेश्चन बनेगा तो 4 से 5 जो आर्टिकल है, इसी के एम्बिट में क्वेश्चन बनेगा। मेजॉरिटी का ये था, लेकिन अब जो माइनॉरिटी थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनका क्या कहना था, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को मतलब स्टक डाउन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब कि हम इतने ज़्यादा रेशनल हो गए, तार्किक हो गए कि हम कोई भी रिलीजियस इशू है उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है, तो हम उसको एकदम से स्टक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोसाइटी के कस्टम एंड ट्रेडिशन से, सोसाइटी के से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं कि सोसाइटी बहुत दिन से उसे प्रैक्टिस करती है। तो हम रेशनलिटी के आधार पे उसको एकदम नल एंड वॉइड नहीं कह सकते। तो इंदु मल्होत्रा का ये था। इंदु मल्होत्रा इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं बैन की गई हैं टेम्पल में, लॉर्ड अयप्पा के सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने से, उन्होंने कहा हाँ, उनको सही ठहराया गया, जायज़ है, क्योंकि कस्टम एक ट्रेडिशन है और जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हम रेशनलिटी के बेस पे नहीं कह सकते ये गलत है या सही है। तो उनका कस्टम, उनको एंट्री मतलब टेम्पल में एंटर करने से रोका गया है, तो ये उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन के अनुसार सही है।
अब बात ये आ जाती है, दो चीज़ अब देखनी है हमें। यहाँ से कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं कि आर्गूमेंट अगर हमको देने हो एज ए यूपीएससी स्टूडेंट, तो हमें क्या समझना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आर्गूमेंट हमको कैसे देने, सही है या गलत है, दोनों तरीके से सोचना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि वुमेन को एंट्री दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए? द आर्गूमेंट अगेंस्ट वुमेन एंट्री, सॉरी, वुमेन को अगेंस्ट कैसे हैं, वुमेन के अगेंस्ट कैसे हैं? उन्होंने कहा कि एक डाइटी है, उनकी एक सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन के अनुसार उन्हें एंट्री नहीं देनी चाहिए। अगेंस्ट है हम पहले। उन्होंने कहा कि जो डाइटी है लॉर्ड अयप्पा, उनका जो सेलिबेसी है इन द सेंस वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और 10 to 50 ईयर के टेनोर के बीच में कोई भी महिला मतलब पवित्र नहीं होती है। तो लॉर्ड अयप्पा टेम्पल में या सबरीमाला टेम्पल में एंट्री महिलाओं की नहीं देनी चाहिए। देन वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 26 आर्टिकल 26 क्या कहता है? रिलीजियस राइट ऑफ टू मैनेज द रिलीजियस राइट ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी। कोई भी सर्टेन कम्युनिटी अपने रिलीजियस जो भी राइट है, ट्रेडिशन है, कस्टम को उनको मैनेज कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी कम्युनिटी मेजॉरिटी अपने रिलीजियस राइट का रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन। देन लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जैसे हमने देखा लीगल प्रोटेक्शन कहाँ पे दिया गया है? केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप रूल 1965 में कहा गया है कि हाँ, वुमेन आर एक्सक्लूडेड टू एंटर इन द सेक्टम इन द सबरीमाला टेम्पल। तो उसमें भी कहा गया है। तो एक लीगल प्रोटेक्शन भी पहले से है। और एक जो बात है उसमें कि बायोलॉजिकल डिफरेंस, एज पर द ट्रेडिशन, जो भी लोग टेम्पल में एंट्री करते हैं उनको 41 डेज 41 दिन का एक व्रत रखना पड़ता है। एक तरीके का एक बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस है, व्रत रखना पड़ता है, उसके बाद ही वो टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। तो उनका मानना ऐसा है कि कोई भी महिला इतना ज़्यादा हार्ड वर्क 41 डेज नहीं रह सकती, क्योंकि उसको विद इन 1 मंथ में 3 डे का मैच्योरेशन पीरियड होता है। तो वो सैक्रीड नहीं होगी कोई महिला। तो ये 3 से 4 पॉइंट हमने देखे कि महिलाओं को एंट्री नहीं होनी चाहिए। देन भी अब देखते हैं कि आर्गूमेंट फेवर में क्या है, कि हमारे आर्गूमेंट फेवर में इन द सेंस कि हाँ एंट्री दे देनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे आर्गूमेंट हैं, उनमें से कुछ मैंने 4 से 5 कोट करने की कोशिश किया है। पहला बात तो इन द फेवर जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि आर्टिकल हमारा जेंडर इक्वलिटी, आर्टिकल की बात करें 14 एंड 15, इक्वलिटी सबको हम बराबर रखना है, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जेंडर इक्वलिटी को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 एंड 15, तो हमें महिलाओं को वहाँ पे एंट्री दे देनी चाहिए। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 कहता है कि हर इंडिविजुअल को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो हमें आर्टिकल 25 भी, महिलाएं भी इसमें आती हैं, तो महिलाओं को भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार भी दे देनी चाहिए। मतलब इवोल्यूशन ऑफ द न्यू रिलीजियस प्रैक्टिस, ये थोड़ा ये एक रैशनैलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि एज फॉर द टाइम और एज फॉर द सिचुएशन हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो चेंज होती रहती है समय समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे हम सती सिस्टम करते थे एंशियंट इंडिया में, सॉरी प्री मॉडर्न इंडिया में, और चाइल्ड मैरिज भी थी हमारे यहाँ पे, और तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस थी जो धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे रूल एंड रेगुलेशन या फिर न्यू रिलीजियस प्रैक्टिस आने से या न्यू साइंटिफिक टेम्पर आने से धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। तो ये भी एक पॉइंट है कि रिलीजियस प्रैक्टिस न्यू आ जाती हैं, तो हमें पुरानी रिलीजियस पे, कस्टम, ट्रेडिशन पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एज पर द रैशनैलिटी हमको साइंटिफिक टेम्पर से काम करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की का मतलब हुआ हेड ऑफ द हाउस इज द मेल। ऐसे पैट्रियार्की
इसको भी ये ब्रेक इन पैट्रियार्की को भी तोड़ता है। तो अगर पैट्रियार्की को तोड़ता है तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलता है अगर हम फेवर कर देते हैं वुमेन को टू एंटर इन द टेम्पल। उसके बाद वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17, जो हमने कहा कि ये जैसे जस्टिस रंगनाथन ने कहा कि ये मान लीजिए कि वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17 कैसे, उन्होंने कहा कि एक महीने में मान लीजिए 3 दिन कोई महिला मेंस्ट्रुएशन पीरियड में रहती है, अचानक से चौथे दिन वो कैसे एकदम पवित्र हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 का भी वायलेशन है। देन सबरीमाला टेम्पल इज नॉट अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन इन द सेंस, हम अगर इसकी बात करें तो इस स्टेटमेंट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी और रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, रिलीजियस डोमिनेशन है, उनसे डिफरेंट नहीं है सबरीमाला। जैसे बांके बिहारी या अयोध्या टेम्पल, बहुत सारे हमारे टेम्पल हैं, साउथ में भी हैं। तो ये हम एक तरीके से हमने एक रेफरेंस बनाने की कोशिश की कि हमने फेवर में हमको दे देना चाहिए और नहीं दे देना चाहिए। तो यहाँ से अगर फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन बनने की मेंस में प्रोबेबिलिटी होती है तो 5 से 6 पॉइंट हम थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ा के इनको लिख सकते हैं। अब जो हमारी जस्टिस हैं नागारत्ना, तो उन्होंने जो अचानक से कह दिया कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। तो इससे क्या पता चलता है कि 9 जज की जो बेंच थी उनमें से एक नागारत्ना भी हैं। तो उन्होंने कहा वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17, यही इशू एकदम से अचानक से क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में आ गई। कैसे इमर्जिंग इशू आ गए? इमर्जिंग इशू ऐसे आ गए क्योंकि एक पहला इमर्जिंग इशू आया इक्वालिटी वर्सेस ट्रेडिशन, कि हमें क्या सोचना चाहिए, इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए या ट्रेडिशन को प्रमोट करना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें कहता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कि हमें इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। और दूसरा, अगर एज पर द टेम्पल की जो सोसाइटी है या टेम्पल का जो लोग हैं उनका कहना है कि ये हमारा कस्टम एंड ट्रेडिशन है, तो हमें इनमें एक नेक्सस पैदा हो जाता है इक्वालिटी और ट्रेडिशन में। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला इशू ये आ गया। और दूसरा हमारा ये आ जाता है कि जेंडर जस्टिस वर्सेस पैट्रियार्की कि एक सिस्टम चला आ रहा है कि हम महिलाओं को इन्फीरियर स्टेटस देते हैं सोसाइटी में। तो पैट्रियार्की की जो भी होगा हेड घर का या जो भी काम धाम संभालेगा, मेन डिसीजन मेकर घर में हमारा मेल ही होता है। तो अगर हम दूसरी तरफ जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तो और दूसरी तरफ हमारा एक इशू क्रिएट हो गया पैट्रियार्की का, तो एक नया इशू ये भी क्रिएट हो जाता है। एक और इशू क्रिएट होता है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिलीजियस ऑटोनॉमी। जैसे जुडिशरी ने, जैसे मान लीजिए 2018 में डिसीजन आया, उससे पहले केरला हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अब यही सुप्रीम कोर्ट में 9 जज बेंच में भी डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। तो जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है वर्सेस रिलीजियस ऑटोनॉमी, तो अगर जो भी लोग फेवर करते हैं, स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन केरला का, जो कहते हैं कि लॉर्ड अयप्पा एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो महिलाओं को टेम्पल में एंट्री करने से रोक देना चाहिए। तो उन्हें लगे कि जो जुडिशरी हमारे जो पर्सनल राइट है, रिलीजियस राइट है, उनमें ओवर रीच करने की कोशिश कर रही है इन द नेम ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ से भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि वी शैल टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी रेदर देन द सोशल मोरलिटी। दूसरे शब्दों में हम कहें, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के हमको जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं वायलेशन ना करें। लेकिन दूसरी तरफ होता है रिलीजियस प्रैक्टिस, तो यहाँ पे भी एक नेक्सस पैदा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिस में। तो ये हमारे इशू हैं, इनसे क्वेश्चन मुझे लगता है मेंस में कहीं ना कहीं बनने का प्रोबेबिलिटी है। इक्वालिटी वर्सेस ट्रेडिशन, जेंडर जस्टिस वर्सेस पैट्रियार्की, देन जुडिशियल एक्टिविज्म, देन रिलीजियस ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। और इसको तो आप 99% मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। तो यूपीएससी हर साल मेंस में या सेकंड पेपर में या फोर्थ पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी से पूछता है। तो और ये जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दो हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 90 नहीं तो 80-90% यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाएगा आपका मेंस में।